अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मेरा बच्चा, आज हम बैंक रिकंसिलेशन का लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 की लेक्चर 1 मैंने आप लोगों को भेज दिया था और ये लेक्चर है मेरे कॉलेज के बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर सी के लिए। लेकिन लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं, ए और बी वाले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर मैं जो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली अपने उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट ईयर सी वाले हैं और कॉलेज वाले हैं। लेक्चर 2, बैंक रिकंसिलेशन का लेक्चर 2। अच्छा, हमने ये बात तय कर ली थी कि बैंक रिकंसिलेशन हम क्यों करते हैं। अगर कंपनी के अकाउंटेंट के मुताबिक, यानी कैश बुक, और जो बैंक में बैठा हुआ है, आपके बैंक का बैंकर जो बैठा हुआ है, आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो बैंक वाला बैठा हुआ है बैंक के अंदर, उसके मुताबिक और आपकी कंपनी के मुताबिक अगर बैलेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप रिकंसिलेशन करते हैं मंथ एंड पर, ताकि आपका बैलेंस जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो अमाउंट और जो बैंक वाले के मुताबिक है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि हिसाब किताब करने वाले दो हैं लेकिन अकाउंट एक है, डब्बा एक है। ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभार आपने देखा होगा कि दो टीमें मैच हो रहा है, दो टीमों के में, तो बॉलिंग साइड वाला बंदा भी बैठ जाता है और वो भी लिख रहा होता है रन, और एक बैटिंग साइड वाले बंदे होते हैं वो भी लिख रहे होते हैं। तो अगर इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि भाई या तो इसने मिस्टेक की है, या तो इसने मिस्टेक की है, या तो इसको नहीं पता कि इस ओवर में कितने रन बने, या तो इसको नहीं पता इस ओवर में कितने रन बने। तो बैंक और कैश बुक का आपस में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपस में जब आप कंपेयर करें तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात गौर से, छोटी छोटी टर्म्स आपको इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले हमारा फोकस ये होगा, कैश बुक यानी कंपनी को क्या क्या चीजों का इल्म नहीं होता जो अपने पास वो रिकॉर्ड करेगी। यानी क्या क्या चीजें कैश बुक को नहीं पता होती, कंपनी को नहीं पता होती, बैंक को पता होती है। जो बैंक को पता होगा वो बैंक रिकॉर्ड कर चुका होगा, आपको वहां अकाउंटिंग नहीं करनी है। रिकंसिलेशन का उसूल अपने दिमाग में बैठा लो, जिसको पता है या जो बता रहा है वो रिकॉर्ड कर चुका होगा, जिसको नहीं पता या जिसको बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा। अब वो कैश बुक भी हो सकता है, वो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। क्लियर है मेरा बच्चा? अमूमन हम करते क्या है, मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी करते हैं या वीकली बेसिस पे भी करते हैं। हम बैंक वालों के पास जाते हैं और बैंक से उनकी स्टेटमेंट निकालते हैं और बोलते हैं यार हमें स्टेटमेंट चाहिए, हम अपनी कंपनी के रिकॉर्ड से इसको मैच कर रहे हैं। क्योंकि हिसाब किताब आप भी कर रहे हो हमारे अकाउंट का और हमारे अकाउंट का हम भी हिसाब किताब कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं बैठ के कंपनी के अंदर वो कैश बुक का रिकॉर्ड है, अकाउंटेंट का रिकॉर्ड है हमारी कंपनी के, और जो बैंक वाले बैठे हुए बैंक में वो भी आपकी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक है रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो आइए जरा सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास दो कॉलम होते हैं। एक होता है बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक का रिकॉर्ड होता है, और एक होता है कैश बुक का जो कि कंपनी का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि कंपनी ने कौन सी ऐसी चीजें अपने पास रिकॉर्ड नहीं की हैं जो कि बैंक ने तो कर ली हैं पर आपने रिकॉर्ड नहीं की है। मैं बताऊंगा क्यों कंपनी रिकॉर्ड कर रही है कैश बुक, यानी क्यों कर रही है रिकॉर्ड, और अगर वो रिकॉर्ड करने का ताल्लुक पैसे आने से है तो वो भी मैं बता दूंगा, और अगर पैसे जाने से तो वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। क्लियर है मेरा बच्चा? इसी लेक्चर का मैं आपको दो पार्ट बना सकता हूं अगर ये रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या क्या चीजें कैश बुक वाले को नहीं पता होता और उस कैश बुक वाले को जो नहीं पता होता वो हमारे अकाउंट में आई होती है। यानी क्या क्या चीजें हमारे कैश बुक में ऐड होनी है, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ऐड की होंगी। ऑब्वियसली अगर बैंक में पैसे आए होंगे तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हमें भी रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऐड करना, ऐड भी होता है, लेस भी होता है। ऐड कब होगा? जब पैसे आएंगे अकाउंट में। लेस कब होगा? जब पैसे जाएंगे अकाउंट से। अभी सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं अपनी कैश बुक पे। क्लियर है मेरा बच्चा? कौन सी चीज ऐसी है जो कंपनी के अकाउंटेंट को नहीं पता और बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है? बैंक ने रिकॉर्ड करी है तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे, याद रखना, वरना बैलेंस सेम नहीं आएगा। हमारा मकसद ही यही है। हम कंपैरिजन करेंगे अपनी कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से। अगर बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड है तो हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे ताकि बैलेंस सेम आ जाए। सिंपल बात है ना यार, सिंपल बात है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा और बता देता हूं मेरी जान, चलो और बता देता हूं।
इतना डिटेल बता देता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ये बात। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर सवाल कराऊंगा। बगैर कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं हो सकता, मजा नहीं आएगा वरना। देखो एक डब्बा है, हम लोग चंदा जमा करने गए, और मेरे साथ मैं और मेरा एक दोस्त था। मैंने बोला देखो यार, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें चंदा मैं ले लूं और मैं उसमें रिकॉर्ड ना कर पाऊं अपने पास कि मेरे मुताबिक इस चंदे के डब्बे में कितने पैसे हैं। ये चंदे का डब्बा है, चंदे का डब्बा है भाई, ये चंदे का डब्बा, ये है चंदे का डब्बा। मैं और मेरे दोस्त फंड रेस करने के लिए रोड पे निकल गए। हमने बोला भाई जो भी पैसे हम डालेंगे उसमें तुम भी रिकॉर्ड करोगे उस बात को और मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मैं अपने आप को कैशबुक बोल देता हूं, मैं अपने आप को कैशबुक बोल देता हूं, यानी कंपनी का रिकॉर्ड। और मेरा जो दोस्त है, मैंने उसको नाम दे दिया कि तुम बैंक स्टेटमेंट बन जाओ। तुम्हारा नाम है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं, बैंक के मुताबिक जो रिकॉर्ड है। सही है। अब जो भी चंदे में पैसे आएंगे या जो भी चंदे से पैसे जाएंगे, मिसाल, वो तुम भी रिकॉर्ड करोगे और मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा और तुम भी रिकॉर्ड करोगे। अगर मुझे बताओ इसी डब्बे की रिकॉर्डिंग की बात चल रही है, तो डब्बा तो एक है ना, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। अगर इस डब्बे में 100 रुपए आते हैं, तो ये 100 रुपए ये भी रिकॉर्ड करेगा अपने पास और ये भी रिकॉर्ड करेगा, तो ही हम दोनों का बैलेंस सेम आएगा ना, वरना तो सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर 100 रुपए डब्बे में डाले हमने और इसने लिख दिया 100 रुपए और मैंने लिख दिए 90 रुपए, तो अब इन दोनों का फर्क आ गया। अब जो फर्क आ गया, इस फर्क को दूर करने के लिए हम रिकंसिलेशन का चैप्टर पढ़ते हैं। क्लियर है कि बैंक के मुताबिक जो बैलेंस है वो तुम्हारे मुताबिक भी होना चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा। एक चंदे की एग्जांपल दे दी छोटी सी, क्योंकि देखो डब्बे में 100 आए में, लेकिन ये कम शो हो रहा है और ये ज्यादा शो हो रहा है। अगर मैं भी इसी डब्बे का हिसाब किताब कर रहा हूं और ये भी इसी का डब्बे का हिसाब किताब कर रहा है, तो दोनों के मुताबिक सेम होना चाहिए ना मेरा बच्चा। क्लियर है। तो ये जो 10 रुपए का फर्क आ गया, इस 10 रुपए के फर्क को दूर करने के लिए मैं रिकंसिलेशन करूंगा। क्लियर है मेरा बच्चा। मैच करूंगा, सेम करूंगा बैलेंस। क्लियर है। खैर, मैंने फिर बता दिया आपको। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है। अब आइए जरा क्या क्या चीजें हम कंपनी के मुताबिक ऐड करते हैं, क्योंकि कंपनी को इस बात का इल्म नहीं होता। अच्छा, एक चीज तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल में ही पढ़ा चुका हूं, एक चीज तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल में ही पढ़ा चुका हूं। तो आइए क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं कैश बुक में, यानी कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक। हम पहले ऐसे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, क्या क्या किस किस वजह से पैसे अकाउंट में आए और हमें नहीं पता, तो हम भी ऐड कर लें। फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा किस किस वजह से पैसे गए हैं और कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्लियर है। यानी कैश बुक में क्या ऐड होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए, वो पहले वो पढ़ाऊंगा। फिर कुछ चीजें बैंक की भी तो होती है बेटा, जो बैंक के हैंड से होती है, जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई होती, हम वो भी करेंगे। क्लियर है। लेकिन आज का जो लेक्चर 3 है हमारा, लेक्चर 2 है हमारा, सॉरी, जो लेक्चर 2 है, उसमें मैं आपको कैश बुक में ऐड और कैश बुक में लेस करने की बातें बताऊंगा मेरा बच्चा। सबसे पहले कैश बुक में क्या क्या ऐड होना चाहिए जो कि कंपनी को नहीं पता होता। क्लियर है मेरा बच्चा। बैंक वाला तो कर चुका होता है, कंपनी को नहीं पता होता। तो आइए सबसे पहले हम अपने पास चीजें लिख लेते हैं, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको। क्लियर है मेरा बच्चा। सबसे पहले, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूं, अभी मैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पूछता है। पहले कॉन्सेप्ट पक्के कर लो, फिर हम बनाएंगे। तुम मेरी वो लेक्चर 3 में वीडियो देख लेना, वो वाली। क्लियर है मेरा बच्चा। अभी मैं लेक्चर 2 बना रहा हूँ, लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा। तो सबसे पहले आ जाए क्या क्या कॉमन ऐसी चीजें हैं जो कैश बुक में हम ऐड करते हैं। अब ये मत पूछना क्यों करते हैं, बता दूंगा ना क्यों करते हैं, पहले लिख तो लो, पहले लिख तो लो कि कैश बुक में हम क्या क्या ऐड करते हैं। कॉमनली क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हम कैश बुक में ऐड करते हैं, और मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा क्यों करते हैं ऐड। क्लियर है। जब मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसकी, सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला हमारा है
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए बैंक में पैसे, तो बैंक को तो पता लग चुका होगा कि पैसे आ गए, क्योंकि वो कस्टमर बैंक चला गया डायरेक्ट। किसको नहीं पता ये बात? कंपनी को नहीं पता, कैशबुक को नहीं पता। तो जब कंपनी को पता लगेगा तो कंपनी भी अपने पास रिकॉर्ड करेगी यस और नो, ताकि बैलेंस सेम हो जाए। इसलिए ये कैशबुक में ऐड होता है। ऐड क्यों होता है? चले मान लिया कैशबुक में आएगा, मान लिया कैशबुक को नहीं पता, कंपनी को नहीं पता, जिसको नहीं पता होता वो रिकॉर्ड करता है। मान लिए बात, मान ली ना, ये मैंने माना, ये मैंने माना। लेकिन ऐड क्यों हो रहा है बेटा? डिपॉजिट करवाए पैसे तो अकाउंट में पैसे आए होंगे ना, ऐड करोगे ना, बढ़ेगा तो ऐड करोगे ना, प्लस करोगे ना, इसलिए ऐड करेंगे। क्लियर है? खैर अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखवा लिखवा के छोटे छोटे सा बता रहा हूँ, अभी तो तंग कर रहा हूं मैं तुम्हें। दूसरा है बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवेबल। जुमला देखो, बैंक ने नोट रिसीवल कलेक्ट कर लिया है। आपने किसी शख्स को उधार पे सामान बेचा था और आपने उससे रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया था कि तुम फलाना तारीख को जाके मेरे बैंक में पैसे जमा करा देना, पैसे बैंक में पैसे जमा करा देना। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों की सेम नेचर है, नेचर सेम है दोनों की। मतलब पहले बैंक में वाले को पता लग गया, मतलब में थोड़ा फर्क है लेकिन है सेम। बैंक ने नोट रिसीवल, आपको किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, आपके रिटर्न एग्रीमेंट हुआ हुआ था, बैंक ने आपके उस नोट रिसीवल को, बैंक ने आपके बिहाफ पे उस नोट रिसीवल को कलेक्ट कर लिया। कस्टमर गया, कस्टमर ने वो नोट रिसीवल बैंक में जमा करा दिया। अब मुझे एक ईमानदारी से बात बताओ, ये पैसे बैंक में आए डायरेक्ट, पहले बैंक को पता लगा होगा, पहले रिकॉर्ड बैंक ने किया होगा, यस और नो? अगर पहले बैंक ने रिकॉर्ड किया है तो बैंक ये तुम्हें क्यों बता रहा है? ताकि तुम भी रिकॉर्ड कर लो। तुम कौन? कैशबुक। तुम कौन? कैशबुक। अब सवाल ये पैदा होता है ऐड क्यों करेंगे इसको? मुझे बताओ, नोट रिसीवल से पैसे आते हैं जाते हैं? आते हैं सर, पैसे लेने वाला खाता है, इसलिए इसको भी ऐड करते हैं। बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवेबल, बैंक के पास चले गए डायरेक्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया कस्टमर का। कस्टमर वो होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, या आपने किसी को उधार पे सामान बेचा हो, या आपने किसी से रिटर्न एग्रीमेंट किया हो पैसे लेने वाला, रिटर्न एग्रीमेंट, और वो रिटर्न एग्रीमेंट के पैसे बैंक ने कलेक्ट कर लिए हो। तो बैंक ने कर लिए तो वो आपको क्यों बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो? आप गए बैंक, आपने बैंक स्टेटमेंट उठाया, आपने बोला अरे ये क्या है उस्ताद, नोट रिसीवल के पैसे कलेक्ट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। जब पता नहीं था तो पता कर लो ना, जब भी तो रिकंसिलेशन करते हैं, जब भी तो रिकंसिलेशन करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट है बैंक ने नोट रिसीवल कलेक्ट कर लिया। सही है? तीसरा पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। सर सारी बातें छोड़े, बैंक ने कर लिया, हमें पता है, हम कैशबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। डिविडेंड बताओ क्या होता है? डिविडेंड बताओ क्या होता है? सुनो, डिविडेंड हमारी पाकिस्तान के अंदर काफी सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अवामी कंपनी, देसी जबान में बता रहा हूं, अवामी कंपनी। अवामी कंपनी में क्या होता है, किसी भी शख्स को अगर दिल चाह रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर देता है पैसे, वो पैसे इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है? पैसे इन्वेस्ट कर देता है। अब आप किसी भी कंपनी में अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप किसी ना किसी मुनाफे के लिए कर रहे हैं, आपको मुनाफा चाहिए। तो अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये पीओसी में तुमने पढ़ा भी होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की ना, अगर किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ मैं एक छोटी सी डिविडेंड की बात बता रहा हूँ, डिविडेंड की बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। अगर आप किसी भी कंपनी में, अवामी कंपनी में, अवामी कंपनी, डिविडेंड आपने इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। सही, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा डिटेल में बताता हूं। आपने इन्वेस्ट किया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, आपने जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपने अपना अकाउंट खुलवाया होगा स्टॉक मार्केट वगैरह में, या जो भी है आपने, वट एवर, आपने अकाउंट खुलवाया, आपने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी होंगी, सारी चीजें आपने प्रोवाइड कर दी होंगी। तो आपने कंपनी को ये बात बोली हुई थी, बताई हुई थी कि कोई भी अगर आप मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट देंगे, याद रखना पब्लिक लिमिटेड कंपनी से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है,
जो आपको मिलता है, जो इन्वेस्टर को मिलता है, वो कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। अब आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपके डायरेक्ट बैंक में जाएगा। डिविडेंड आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड। अवामी कंपनी में सरमाया लगाने के बाद जो उसमें मुनाफे का हिस्सा मिलता है आपको, वो कहलाता है डिविडेंड। तो हमने बैंक को बोला हुआ था कि जो भी डिविडेंड आएगा वो, हमने कंपनी को बोला था जो भी डिविडेंड आएगा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो बैंक ने आपका डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, आपकी कंपनी के बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बताओ कि ये बात बैंक को पता है कि मैंने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है? क्या ये बात आपको पता है? क्योंकि पैसे तो बैंक में आए हैं, डायरेक्ट पैसे तो बैंक में आए हैं, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो चुका होगा वो। आपको बैंक क्यों बता रहा है ये बात? इसलिए बता रहा है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो कि भाई एक कंपनी थी जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। भाई साहब कंपनी हमें 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 बता रहा है, हमें बता रहा है, हमें बता रहा है, बैंक वाला हमें बता रहा है, बैंक वाला हमें बता रहा है, बैंक वाला हमें बता रहा है कि आपने कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस पे आपको डिविडेंड मिला था, तो वो मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर यानी डाल दिया है। तो मैंने बैंक से बोला अच्छा ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? बैंक ने मुझे मेरे यूं पकड़ा, बोला इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि रिकंसिलिएशन में दोनों की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ कुछ आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए। तो मुझे बताओ अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा जो कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है, तो तुम भी तो रिकॉर्ड करोगे ना अपने पास। डिविडेंड से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। क्लियर है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, बैंक बता रहा है। जो बता रहा होता है, जिसको पहले से पता लग चुका होता है, उसने रिकॉर्ड कर लिया होता है, हम वहां रिकॉर्डिंग नहीं करते। जिसको बताया जा रहा है या जिसको नहीं पता होता हम वहां रिकॉर्ड करते हैं, और वो है हमारी कैश बुक। हमें नहीं पता था कि बैंक में डिविडेंड आ गया है, ये हमें बैंक ने बताया, बैंक स्टेटमेंट ने बताया। हमें नहीं पता था कस्टमर डायरेक्ट पहुंच गया बैंक में, उसने पैसे जमा करा दिए, ये हमें बैंक ने बताया, ये हमें बैंक स्टेटमेंट से पता लगा है। हमें नहीं पता था कि हमारा एक रिटन एग्रीमेंट था जो हमें वसूल करना था, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, ये हमें बैंक ने बताया है। तो जो बता रहा है वो रिकॉर्ड कर चुका होगा, जिसको बताया जा रहा है या जिसको नहीं पता वो रिकॉर्ड करेगा, और वो है हमारी कैश बुक। इसलिए हम कैश बुक में ऐड करते हैं इसको। क्लियर है मेरा बच्चा? पहले कॉन्सेप्ट सीखो फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। क्लियर है? चौथी चीज है जो कि हम ऐड वाली पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको तंग करेंगे, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे तो आपको फिर ये 4 पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख के अंदाजा लगा लेंगे कैश बुक में ये ऐड होगा या नहीं होगा, ये कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट या इंटरेस्ट या मार्कअप, एक ही बात है। गिवन बाय बैंक, बैंक ने दिया है। अब और से सुनना, देखो बैंक वाले होते हैं पैसों के प्यासे, पैसों के भूखे। क्योंकि बैंक में अगर पैसे नहीं होंगे तो बैंक आगे लोन नहीं दे सकता। तो और सुनना, बैंक ना हर अकाउंट होल्डर को जो अकाउंट खुलवाता है अकाउंट में, उसको लालच देता है कि तुम हमारे अकाउंट में, तुम अपने अकाउंट में इतने पैसे रखो। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप बताओ वो जो बैंक को आप पैसे दे रहे होते हैं वो बैंक के पैसे थोड़ी होते हैं, वो तो आपके पैसे होते हैं, आप तो अमानत के तौर पे बैंक में रखवाते हो। तो बैंक आपको बोलता है कि अगर आप हमारे पास पैसे रखवा रहे हो तो हम आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट देंगे, हम देंगे आपको। यानी हम आपके अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। हम बैंक वाले हम देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे पास पैसा रखवाया हुआ है। यार मैं किसी को पैसा दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं किसी को पैसा देता हूं अगर 1 लाख रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरा पैसा आपके पास है, इस पे मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, अगर ये पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे तो वहां से प्रॉफिट मिले। तो आप क्या कर रहे हैं? तो बैंक ने क्या बोला, हम भी यही काम करेंगे, आप हमें पैसा रखवाएं हमारे पास, हम आपको प्रॉफिट देंगे उसके ऊपर। ये बैंक वाले प्रॉफिट देते हैं, याद रखना। डिविडेंड से कंपेयर मत करना। डिविडेंड तो आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, उसका मुनाफा होता है डिविडेंड, जो बैंक में आ जाता है क्योंकि आप कंपनी को बोलते हैं मेरे अकाउंट में डाल देना ये पैसे।
लेकिन ये जो बैंक प्रॉफिट या इंटरेस्ट होता है या मार्कअप होगा, तीनों में से कोई एक भी आ जाए, ये बैंक आपको दे रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक प्रॉफिट, इंटरेस्ट या मार्कअप गिवन बाय बैंक, आपके लिए ये इनकम होती है, आपके लिए इनकम होती है। मुझे बताओ, जब हर महीने के एंड में, फॉर एग्जाम्पल हर महीने के एंड में बैंक आपके अकाउंट में 5,000 रुपए थे, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए थे, बैंक वालों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए, और अब आपका अकाउंट 5,500 हो गया, यानी 500 से बढ़ गया। इंटरेस्ट दिया है बैंक ने आपको, आपको दिया इंटरेस्ट, आपसे काटा नहीं है इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट उस वक्त काटता है जब आप बैंक से लोन लेते हो, आपने लोन थोड़ी लिया हुआ बैंक से, आपने तो उल्टा बैंक में पैसे रखवाए हुए भाई। आपका जो पैसा होता है ना, बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी होती है और आपके लिए वो एसेट होता है। याद रखना ये जुमले, आपके लिए जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ होता है, आपके लिए जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ होता है, आपका जो पैसा बैंक में पड़ा होता है, आपका जो पैसा बैंक में पड़ा होता है, वो बैंक स्टेटमेंट वालों के लिए यानी बैंक वालों के लिए लायबिलिटी होती है और आपके लिए वो एसेट होता है। क्लियर है यहां तक बात? अब बैंक वालों ने आपको प्रॉफिट दिया है, तो मुझे बताओ, बैंक में पैसे आए होंगे आपके? बिल्कुल आए होंगे। अच्छा, बैंक ने प्रॉफिट दिया है, अगर बैंक प्रॉफिट दे रहा है तो यार पहले बैंक को पता होगा ना कि मैं इसके अकाउंट में प्रॉफिट डाल रहा हूँ, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपको क्यों बता रहा है कि मैंने आपको प्रॉफिट दिया है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैश बुक। आप कौन? कैश बुक। जब ये कैश बुक में आएगा और ये ऐड होगा, ऐड इसलिए होगा क्योंकि उसने इंटरेस्ट वाले पैसों ने, क्योंकि आपकी वो इनकम होती है, उसने आपके पैसों को, अकाउंट को बढ़ा दिया है। तो जो चीज बढ़ा रहा है आपके अकाउंट को मैं ऐड करूंगा। डायरेक्ट डिपॉजिट ये भी बढ़ा रहा है, बैंक ने नोट रिसीवल कलेक्ट किया, इससे पैसे आते हैं, ये भी बढ़ा रहा है। डिविडेंड आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता है, वो भी आपके बैंक में आ रहा है, बैंक ने कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये सारी बातें बैंक को पता है, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली होंगी, आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, आप भी रिकॉर्ड कर लो, आप भी रिकॉर्ड कर लो, आप भी रिकॉर्ड कर लो। मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक बताओ क्या बोल रहा है, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, आप भी रिकॉर्ड कर लो। मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, आप भी रिकॉर्ड कर लो। तो ये कल्लो के चक्कर में कल्लो हो गया। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये चार चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना। जब हम रिकंसिलेशन कर रहे होंगे और ये 4 पॉइंट्स में से कोई एक भी नजर आ गया तुम्हें, तो आप इसको कैश बुक में ऐड करेंगे विद कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि क्यों ऐड करेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? कस्टमर डायरेक्ट चला गया बैंक में, डिपॉजिट करा दिया या ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिया उसने अकाउंट में डायरेक्ट आपके, तो ये बात बैंक को पता लग जाती है, क्योंकि बैंक के ही पास वो पैसे आ रहे हैं, तो बैंक आपको बताता है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, ताकि डब्बा एक है और हिसाब किताब दोनों का बैलेंस हो जाए। इसलिए हम रिकंसिलेशन करते हैं। कुछ चीजें बैंक को नहीं इन्फॉर्म हुई भी होती या बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की भी होती, और कुछ चीजें कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं की भी होती, तो इसलिए हम इन चीजों को फाइंड आउट करके रिकॉर्ड करते हैं। ताकि देखो, रिकॉर्ड का मतलब पैसे आने की भी बातें हो सकती है, पैसे जाने की बातें भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक बात? अभी हम पैसे आने की बातों को, कंपनी को जो नहीं पता हम वो सीख रहे हैं। क्लियर है? कंपनी का रिकॉर्ड क्या होता है? कैश बुक। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है सबको? अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। जो बैलेंस कंपनी का यानी कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का मैच नहीं कर रहा होता, जो बैलेंस कंपनी का और बैंक स्टेटमेंट का मैच नहीं कर रहा होता, उसको हम बोलते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या बोलते हैं? यानी गैर मिलनशुदा बैलेंस, मिलन नहीं हुआ हुआ, जो सेम नहीं होता, हम उसको बोलते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। और जब हम रिकंसिलेशन करके उसको सेम कर लेते हैं, तो वो कहलाता है रिकंसाइल्ड बैलेंस। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर अनएडजस्टेड बैलेंस दिए होंगे, क्योंकि आपको खुद एडजस्ट करना है ना, वो खुद रिकंसाइल करना है, और ये रिकंसाइलिंग आइटम्स दिए हुए होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज आपको जो है वो करवाऊंगा, कैश बुक का जो एड का पहला पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? अब आइए जरा एक डेमो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली इसकी एग्जांपल करा रहा हूं, इसकी एग्जांपल करा रहा हूं, और से देखना। कैश बुक के मुताबिक बैलेंस आ रहा है, और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक दो कॉलम है, इन दोनों को आपस में हमें मैच करना है। कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 80,000, 80,000, और बैंक स्टेटमेंट यानी जो बैंक वालों का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आ रहा है 90,000। मुझे बताओ, क्या बैलेंस सेम है या हमें सेम करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा।
ये है हमारा क्वेश्चन जो कि सवाल में आपको दिया हुआ होगा कि आपका कैश बुक का बैलेंस 80,000 आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट का 90,000 आ रहा है और रिकंसिलेशन करने की जरूरत है क्योंकि मिलन नहीं हुआ। इसको नाम दिया जाता है अनएडजस्टेड बैलेंस। ये मैं केस नंबर 1 करवा रहा हूं आपको। जब आपके पास एक एक केस होगा तो आप आराम से कर लेंगे सवाल। अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाते हैं हमारे। अब नीचे सवाल में स्टेटमेंट लिखी हुई है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। 10,000। एक कस्टमर था, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया था 10,000 रुपए बैंक में। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली थी ये बात, पर आपकी कंपनी को नहीं पता थी ये बात। अब पता लग गई हमें। हम गए बैंक वाले, हमने बैंक स्टेटमेंट उठाया। मैंने बोला यार तुम 90,000 बता रहे हो, मेरे मुताबिक तो 80,000 आ रहा है। बैंक ने बोला सर आपका एक कस्टमर आया था, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया था। आप जब बैंक स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ना, मैच करेंगे तो पता लगेगा ना। हमने फौरन भेजा अपने अकाउंटेंट को, मैंने बोला जाओ जरा बैंक जाके चेक करके आओ क्या सीन है ये। जब हम गए बैंक स्टेटमेंट लेकर आया तो 90,000 आ रहे थे, हमारी 80,000 थे। हमने जैसी नजर पड़ी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। भाई एक ऑनलाइन पेमेंट आई है कस्टमर की, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया उसने अकाउंट में। बैंक को पता लग चुका है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कंपनी को नहीं पता होता। तो मैंने क्या बोला था, जिसको नहीं पता होता वो रिकॉर्ड करता है और हम अकाउंटिंग भी उसी जगह पर करते हैं। तो मैंने फौरन रजिस्टर खोला, कैश बुक निकाली और मैंने बोला पैसे आए हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। मैंने अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लिया। 10,000। मुझे बताओ अब बैलेंस सेम आ गया। आए हाय 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 मजे, आए हाय मजे, बराबर आ गया भाई। ये भी 90 है और ये भी 90 है। जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई। मुबारक हो तुमको ये जोड़ी तुम्हारी, है है सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। ला 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 बाबा ला 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 ला। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये पहला केस हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बैंक बोल रहे मुझे तो पता लग चुका था, तुम्हें नहीं पता लगा था। तुम्हें नहीं पता लगा, तुम रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे जिसको पता होता है वो रिकॉर्ड कर चुका होता है, जिसको नहीं पता होता वो रिकॉर्ड करता है, और वो यहाँ पर है कैश बुक। तो पहला वाला डिटेल ये समझ में आ गया। अब केस नंबर 2 बना लेते हैं भाई। केस नंबर 2 बना लेते हैं भाई, केस नंबर 2 बना लेते हैं। आए हाय मजे। केस नंबर 2 ये रहा। दोबारा बना लो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80,000। कोई भी केस आ सकता है, आपने सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है बात। ये केस 1 था, ये केस 2 है। ये इस वाले पहले वाले की एग्जांपल है, अब मैं दूसरे वाले की एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है 95,000। पहले फैसला कर लो बराबर है नहीं है। जब बैलेंस बराबर नहीं होता, जब बैलेंस बराबर नहीं होता तो वो हमारा कहलाता है अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस। ला 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 ला। इन दोनों के आपस के मैंने एक गाना आता है, मैं तो जी रहा वजह तुम हो। ये भी बोलता है मैं तो जी रहा वजह तुम हो। जब जीने की दोनों वजह यही है दोनों, तो मेरा दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए ना। ये बोल रहा है मैं तो जी रहा वजह तुम हो, ये भी बोल रहा है मैं तो जी रहा वजह तुम हो। जब जी एक दूसरे के रहे तो बात ही खत्म हो गई ना। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों। अभी सबर करो, अभी मिलन होगा, टेंशन नहीं करो। हमने एक रिकंसाइलिंग आइटम सवाल में दिया हुआ है, बैंक कलेक्टेड। ये रिकंसाइलिंग आइटम होता है ये, और अनएडजस्टेड बैलेंस सवाल में दिया हुआ होगा। बैंक कलेक्टेड नोट्स रिसीवेबल 15,000 रुपए।
आए हाय हाय मजे। हमने जब बैंक फोन किया और हमने बोला भाई क्या बैलेंस बता रहे हो तुम, तो बैंक वाले ने बोला हम तो 95,000 बैलेंस बता रहे हैं। हमने बोला उश हम तो 80,000 बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क आ गया, डिस्क्रिपेंसी आ गई, डिस्क्रिपेंसी आ गई, फर्क आ गया। तो मैंने बोला क्यों कर रहे हो ऐसा बैंक, तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? हम दोनों तो है कि हम दोनों तो एक ही जान है, क्यों कर रहे हो? तो बैंक वाले ने बोला रो मत हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा एक नोट रिसीवल का पैसा था जो मैंने कलेक्ट कर लिया है। मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम भी रिकॉर्ड कर लो, रोने की जरूरत क्या है? तो कैश बुक में हमने फौरन कैश बुक उठाई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिसको बाद में पता लगता है वो रिकॉर्ड करेगा, और जिसको पहले पता लग चुका है उधर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कलेक्ट किसने किया? बैंक ने, तो बैंक को पता लगा होगा ना पहले। बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, तुम भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जब तक बैंक हमें सिग्नल नहीं देगा हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक ने सिग्नल दे दिया कि मेरे 95 इसलिए आ रहा है क्योंकि 15,000 रुपए का नोट रिसीवल का पैसा कलेक्ट कर लिया है मैंने। एड बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवल, नोट रिसीवल से पैसे आता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पंद्रह हजार, 15,000 और 15,000 और 80,000, 95,000 बन गए। नॉटी बॉयज। ये हो गया हमारा रिकंसाइल बैलेंस। बल्ले बल्ले। दोनों सेम हो गया। सर इतने दिल ना बने, आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, बल्ले बल्ले। ये हो गए केस, दो केस हो गए आपके। ये हो गया एक डायरेक्ट डिपॉजिट वाला, एक हो गया बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवल। अब आ जाओ डिविडेंड। डिविडेंड हमारी वो इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की जो हम किसी पब्लिक लिमिट कंपनी में करते हैं, और उससे मिलने वाला जो मुनाफा होता है वो बैंक में हमने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाने की इंस्ट्रक्शन दी होती है, जिससे हमारा अकाउंट बढ़ जाता है। तो डिविडेंड अगर बैंक ने कलेक्ट कर लिया है और बैंक आपको ये बता रहा है, क्योंकि यार अब तो इतना फास्ट दौर आ गया है कि डिविडेंड का पैसा अकाउंट में चले जाएगा आपके डायरेक्ट। वारंट्स इशू की जाते हैं, पे ऑर्डर्स आते हैं, वो पे ऑर्डर बैंक में जमा होता है। तो पे ऑर्डर बैंक में जमा होगा तो बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा, बताएगा आपको सर डिविडेंड का पैसा आ गया। और पे ऑर्डर जो है वो, पे ऑर्डर बाउंस नहीं होता, यूजुअली कैंसिल हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, लेकिन बाउंस नहीं हो सकता, डिसऑनर्ड नहीं हो सकता। जो पे ऑर्डर बनता है उस वक्त जब अकाउंट में पैसे होते हैं। करे मेरा बच्चा तीसरा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आज तीसरा केस करते हैं, इधर ही बना देता हूँ। केस नंबर 3, अनएडजस्टेड बैलेंस। ये आपको सवाल में दिए हुए गए होंगे, और ये रिकंसाइलिंग आइटम्स भी आपको सवाल में दिए गए होंगे विद अमाउंट। आपको वो पहचान के कैश बुक में ऐड करना है या लेस करना है, ये आपको जो कॉन्सेप्ट बताया आप उसको हिसाब से करेंगे। अनएडजस्टेड बैलेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सीबी, और बैंक स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बीएस। अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है आपका, अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है 80,000 कैश बुक का, और बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है 87,000। मुझे बताओ दोनों सेम है या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है सर, सेम नहीं है। अच्छा मैं ये साइड मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास जगह आ जाए। नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 7,000,
बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, जब बैंक ने कर लिया होगा तो बैंक में तो रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। आपको क्यों बता रहा है ये बात? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। देखो डिविडेंड का मतलब भी बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए यार। अब एक काम करो, छुरी लो गला काट दो आके। अब क्या करूं यार मैं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरा तंदूर है क्या? मैं क्या करूं? 8,000 रुपए ये, 87,000 ये है। इन दोनों में 7,000 का फर्क आ रहा है। जब हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सॉरी, जब हमने रिकंसाइलिंग आइटम्स में नजर मारी तो हमें नजर आया कि एक डिविडेंड था जो बैंक ने कलेक्ट कर लिया था, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। आप भी रिकॉर्ड कर लो। अब 7,000 रुपए बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है। ये बात बैंक आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जो बैंक करेगा वो आपने करना है, और जो आपने कर लिया वो बैंक करेगा, वरना दोनों का बैलेंस सेम नहीं आएगा। क्लियर है? आइए जरा, ऐड। ऐड क्यों होता है? क्योंकि ये आपके अकाउंट को बढ़ाता है। डिविडेंड आपका एक कंपनी का मुनाफा होता है। सही है? आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओजीडीसी है आपका, आपका बाइको है, शेल है, पीएसओ है, पार्क सुजुकी है, होंडा एटलस है। तो आपने इन कंपनी में अगर पैसे, ये अवामी कंपनी है ना, कोई भी इन्वेस्ट करता है इसमें। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? जनता के लिए वो। मैं अकाउंट बना के अपना रजिस्टर्ड करा के अपने आप को मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसे। तो मुझे जो उसमें मुनाफा मिलेगा वो डिविडेंड है। वो मैंने मुनाफा डायरेक्ट बोला बैंक में डाल दो मेरे, तो बैंक को पता लगेगी ये बात, मेरा बच्चा। क्लियर है? बैंक ने कलेक्ट किया ना, अपने मुंह से बोल रहा है बैंक, तो बैंक ने कर लिया। याद रखना, जिसने कर लिया आप उधर रिकॉर्ड नहीं करते, उल्टी चीजें बिल्कुल याद रखना। बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप बैंक स्टेटमेंट से देख के कंपेयर कर लें। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप दोनों रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये और ये, क्योंकि आप तो एग्जामिनर को दिखा रहे हैं ना कि मैंने रिकंसिलेशन कैसे किया। लेकिन आपको याद रखना है ये बैंक का रिकॉर्ड होता है और ये कंपनी का रिकॉर्ड होता है। एट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, 7,000 रुपए ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी बताया पैसे आते हैं, डिविडेंड मुनाफा है, बैंक ने कलेक्ट किया, आपके अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट बढ़ा है आपका 87,000, और ये भी हमारा 87,000 ही था। अभी मैं कैश बुक में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं वो पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कैश बुक में क्या क्या लेस होता है, फिर मैं उससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट में क्या ऐड होता है, फिर बैंक स्टेटमेंट में क्या लेस होता है। क्लियर है? फिर आपके सवालात ही सवालात कराऊंगा मैं, और खत्म मामला। क्लियर है? तो ये आ गया आपका रिकनसाइल्ड बैलेंस। अब इस लेक्चर को हम इस फोर्थ पॉइंट के बाद हम कंटिन्यू, सॉरी, स्टॉप कर देंगे। फिर हम बनाएंगे अपना लेक्चर 3, लेक्चर 4। अब लेक्चर की सीक्वेंस से देखेंगे आप। ठीक है मेरा बच्चा? आइए जरा इसको रब कर देते हैं। केस नंबर 4। ये एग्जाम में दिल मत बना देना, वरना एग्जामिनर समझेगा बच्चा आशिक है, आशिक पेपर देने आया है। केस नंबर 4, ये भी हो गया। अब ये करने जा रहे हैं, बैंक गिवन प्रॉफिट, मार्कअप या इंटरेस्ट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने दिया है ना। तो मतलब मैं कोई काम करने जा रहा हूं, मैं कुछ सोचता हूं कि मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूं, तो पहले मुझे नहीं पता लगेगा, उसको पता लग जाएगा। क्या बात है यार! मतलब मेरे दिल की बात जो मैं पहले करके बैठे हूं उसको पता लगेगी। क्या बात है यार, माशाल्लाह आपका। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी घबरा गया है कि इतना ज़हीन बच्चा कौन है जो ये सोच रहा है, कि उसको पता लगेगा पहले। भाई मैं एक बंदे को पैसे देने जा रहा हूँ, मैं घर से, मुझे पता होगा ना मेरे दिल में जो होगा, मैं सोच रहा हूँ ना पैसे देने जा रहा हूँ, तो मुझे पहले पता होगा, मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा। जिसको पैसे देने जाऊंगा जब उसको पता लगेगी बात, तो वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा ना, तो खत्म बात। ये सारे काम बैंक कर चुका होता है, ये आपको बता रहा होता है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर ले। क्लियर है मेरा बच्चा? ताकि रिकंसिलेशन हो जाए आप। अच्छा भाई अब सुनो जरा, बैंक ने प्रॉफिट दिया आपको, सही। अब तीनों में से मैं कोई एक भी नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या मार्कअप। जरा इसका केस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं इसका। कैश बुक के मुताबिक जो आपका बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 80,000, और बैंक स्टेटमेंट, सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मैं अपने केसेस बना रहा हूँ भाई, अपने केस बना रहा हूँ समझाने के लिए। फॉरेन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन छोड़ दो ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल खुद ही देता है बंदा।
82,000। इसको नाम दे दिया हमने अनएडजस्टेड बैलेंस। गैर मिलनशुदा बैलेंस कहलाता है अनएडजस्टेड बैलेंस। सवाल में आपको दिया हुआ होगा, ये रिकंसाइलिंग आइटम भी दिया होगा, सिर्फ आपको ऐड करके बराबर करना है इसको। अब नीचे केस जुमला दिया हुआ है, बैंक गिवन इंटरेस्ट 2000। इंटरेस्ट भी हो सकता है, मार्कअप भी दे सकता है बैंक आपको। अच्छा, ये वो इंटरेस्ट है जो आपका मुनाफा है, सही है। आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, बैंक वाला आपसे क्यों इंटरेस्ट लेगा, उल्टा आपको इंटरेस्ट देगा। भाई आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास, बैंक बोलेगा तुम्हारे वालिद साहब का नहीं है, मेरा पैसा ही है, ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पे, ये 80,000 है और ये 82,000 है। दोनों का आपस में मिलाप नहीं हो रहा है। मिलाप करने के लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। जिस जिस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज होंगी, फर्क होंगे, हम उसको एडजस्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो आपका अकाउंट बड़ा होगा। बैंक ने वो 2,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जब यहाँ पे 82 आ रहा है। अगर बैंक रिकॉर्ड कर चुका है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये दोनों एक दूसरे की जोड़ी है। अगर ये कुछ करेगा तो ये भी करेगा, ये करेगा तो ये भी करेगा। क्लियर? यहाँ तक बात। डब्बा एक है, हिसाब किताब करने वाले वो एक है, हिसाब किताब करने वाले दो है, सॉरी। क्लियर है? तो आइए जरा, एड बैंक गिवन इंटरेस्ट। जुमले बहुत सारे हो सकते हैं आगे पीछे, वो मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो बस। ये 2,000 रुपए दिया, 2,000 प्लस 80 कितना हो गया, 82,000। ये हो गया आपका रिकंसाइल। इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया, ये हो गया रिकंसाइल। ये आपके कैश बुक के ऐड वाले आइटम कंप्लीट हो गए पूरे। क्लियर है? अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। जब समझ में आ जाए, पूरी वीडियो देख लो, तो मैं लेक्चर 3 अपलोड करूंगा। सही है? क्लियर है मेरा बच्चा? ओके, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। हेलो।